वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर करा था, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हम लोगों ने ट्रेड क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने वन शॉट के अंदर कवर करा था। तो आज चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। ये क्लास 11th का है चैप्टर जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस करने के हमारे पास कितने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, कितने मोड्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंटेड बाय राकेश सर, ये क्लासेस जो है कॉमर्स, राकेश सर कॉमर्स क्लासेस है। जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलती रही। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में एक बार ओवरव्यू लेंगे कि चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज कंटेंट कवर है, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू के अंदर हम बात करेंगे व्यूज, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या होता है। उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप की हम अगर बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, उसके बाद पार्टनरशिप क्या होता है, उसके बाद हम कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म में कैसे बिजनेस करी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर कंपनी क्या होती है, कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर हम बात करेंगे, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे आपका टॉपिक्स है, ये सारे कंटेंट्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग आते हैं वन बाय वन करके एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। एक बार ये स्लाइड देख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आइए, व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम किसे बोलते हैं। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्टिविटीज। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेटा एक एक्टिविटीज होती है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा था। लास्ट क्लास के अंदर भी हमने ये बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 पार्ट में हमने डिवाइड करा, जिसके अंदर पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेकंड होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ऐसा एक्टिविटीज होता है जहां पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, जहां पर क्या होता है वेल्थ क्रिएशन करना होता है, जहां पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना होता है, हम उसको कहते हैं बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब हम बात करते हैं बेटा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, तो उसके अंदर हमने बताया था कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ऐसा एक्टिविटीज होता है जहां पर आपको प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है अदर देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहां पर हमने बताया था कि जहां पर सोशल, जहां पर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते, जहां पर आपका क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपकी मम्मी मान लीजिए आपके लिए खाना बनाती है, दिस इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि यहां पर आपकी मदर आपसे पैसे नहीं लेंगे, यहां पर इमोशंस है, फीलिंग्स है, यहां पर आपके साथ इंटरेक्शन, उनकी जो है लगाव है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो उनका पैसा लेना आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं होता। बट यही अगर हम बात करें कि आपकी मदर अगर कहीं और खाना बनाती है तो वहां से उनको पैसा जनरेट होगा, वहां से उनको पैसा मिलेगा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, जिसके अंदर हमने बिजनेस के बारे में बात करा, जिसके अंदर हमने प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन होने के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, उसके बाद हमने बात करें एम्प्लॉयमेंट हम किसे बोलते हैं। तो ईच एंड एवरी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है, जिन भी बच्चों ने नहीं देखा जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। सवाल ये आया था कि ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए मैंने बताया आपको एंटिटी की बात करी गई जहां पर फॉर्म्ड फॉर द पर्पज। पर्पज क्या होता है यहाँ पर, कैरिंग कॉमर्शियल एक्टिविटीज। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, कॉमर्शियल एक्टिविटीज। हम उसको क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, हम उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्टिविटी फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन कमर्शियल एंटरप्राइज। जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज की हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहां पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस। टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के टाइप्स क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो बेटा एक होता है प्राइवेट सेक्टर्स और एक होता है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, और उसके बाद ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है। ये टाइप्स ऑफ सेक्टर्स है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स है, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, ज्वाइंट क्या होता है। एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप की। अगर हम बात करें तो डेफिनेशन की हम बात करें, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर एक ही व्यक्ति ऑनर होता है, वहां पर जो भी उसको फायदा या नुकसान जो भी होता, हर चीज के लिए वो सिंगल पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होता है।
चीज़ें वहाँ पर अच्छा भी होता है, पॉजिटिव पॉइंट भी होती है, मेरिट्स भी होती है उनकी, डिमेरिट्स पॉइंट्स भी होती है उनके पास। पहली बात तो ये होती है फ्रीडम होती है, ये उनके पॉजिटिव पॉइंट्स है। और उनके पास लैक ऑफ कैपिटल, यानी बहुत ज़्यादा कैपिटल उनके पास होती नहीं। वहाँ पर उनकी लायबिलिटी क्या होती है, सब कुछ के लिए खुद जिम्मेदार है। मान लीजिए सपोज डेट अगर एक दिन या 2 दिन के लिए कहीं जाना पड़ा किसी भी रीजन से, तो उनको अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा या बंद करके जाना पड़ेगा। बट वही पार्टनरशिप होता तो उनका बिजनेस चलता रहता। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस करने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब सिंगल मैन ओनरशिप। यहाँ पर एक ही व्यक्ति ओनर होता है, दूसरा ओनर यहाँ पर नहीं होता, ये एक ही व्यक्ति ओनर होता है बेटा। और यहाँ पर पार्टनरशिप की बात करते हैं, वेंचर की बात करते हैं, यहाँ पर हम बिजनेस की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ टाइप ऑफ एंटरप्राइज ओन्ड एंड रन बाई, यहाँ पर बनाया जाता है, किया जाता है, ओन्ड एंड रन बाई वन पर्सन, एक ही व्यक्ति इसको चलाता है। दिस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा बेटा, जितनी भी रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा, हर व्यक्ति हर चीज के लिए उत्तराधिकारी वही होते हैं। यहाँ पर किसी के इंटरफियरेंस नहीं होती है, सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद भी होता है। जितना मुनाफा होगा खुद का है, जितना नुकसान होगा खुद ही झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अच्छी पॉइंट्स भी है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, और नुकसान वाली चीज भी इसके में कवर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ एंटरप्राइज ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन। यहाँ पर एक व्यक्ति बिजनेस को चलाता है। यहाँ पर फिर अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन के थ्रू, आइए इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है इसका मतलब बेटा, हम लोग देखेंगे। द ओनर इज सोल्ली, यहाँ पर ओनर एक ही होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एंड एंजॉय ऑल प्रॉफिट्स। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इस सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के जो बिजनेस होते हैं उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं, खुद ही उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने भी प्रॉफिट्स होती हैं, जो जितने भी गेन्स होती है बिजनेस में, जितनी भी मुनाफा होती है, सबके लिए उसका हक उसी का होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका होता है। और होने वाले नुकसान, होने वाले अनसर्टेनिटी, जो रिस्क है, जो भी एलिमेंट्स है, जो भी फैक्टर्स है, वो सब उन्हीं का होता है। तो हर कुछ के लिए फायदा आप लेंगे तो नुकसान भी आपको ही झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर हम बिजनेस में अगर बात करें तो यहाँ पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति इसका ऑनर होता है और सब कुछ वही मैनेज कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। चलिए बेटा, यहाँ तक क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम कुछ इसकी फीचर्स की बात करते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसकी फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, सो मेन फैक्टर्स है, अगर उसकी मदद से अगर हम समझे तो हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज़्यादा मिलती है। तो आइए प्लीज़ वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि इसका फीचर्स क्या है, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या क्या ऐसा टर्म्स होगा जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस है। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल ओनरशिप। यहाँ पर एक ही ओनरशिप होता है बेटा, सिंगल ओनरशिप की हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वन पर्सन। यहाँ पर वही एक व्यक्ति है जो कंट्रोल भी करता है, मैनेजमेंट भी करता है, सारी चीजें वो खुद ही करता है, इसके लिए कोई और व्यक्ति को नहीं रखते हैं यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं बेटा, यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता, यहाँ पर अनलिमिटेड होती है। हर कुछ को मैनेज खुद ही करना होता है, सब कुछ के लिए जिम्मेवार वही खुद ही होते हैं। कहाँ पर क्या करना है, कितना पैसा लगाना है, कैसे क्या करना है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको आगे लेकर के जाना है, स्टॉप करना है, क्या करना है, सब कुछ के लिए जिम्मेवार खुद ही होते हैं। उसके बाद क्या करें, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटा यहाँ पर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों वर्क करेगा, यहाँ पर तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो सेपरेट आप किसको करेंगे, आप अपने आप को अपने आप से अलग थोड़ी नहीं कर सकते हैं। तो इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है अकेला चलाने वाले व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप की ऐसा यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी की बात हम नहीं करते हैं बेटा। उसके बाद लिमिटेड लाइफ स्पैन, यहाँ पर इसकी जो अगर हम बात करें पीरियड की, तो बहुत ज़्यादा ये लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा लंबा समय के लिए नहीं होता, क्योंकि चल भी नहीं पाता है। उसके बाद अगर बात करें एज ऑफ फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत ईजी है, इसको मेकिंग करना बहुत ईजी है। अगर मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में अगर बिजनेस कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से अपना स्टार्ट कर सकता हूँ बिजनेस, और उसके लिए हर कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं ही रहूँगा। मुझे चलाना है, आगे बढ़ाना है, क्या करना है, कैसे करना है, हर कुछ के लिए जिम्मेवार हम खुद ही होते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों को देखना होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कस्टमर, कस्टमर की रिलेशनशिप डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट कस्टमर हमें जानते हैं और हम कस्टमर को जानते हैं, यहाँ पर किसी में बीच में इंटरमीडिएरीज कोई नहीं होते। तो यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है हम दोनों के बीच का, कस्टमर और सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जो बिजनेस करते हैं ऑनर के साथ।
तो ये दीज आर द फीचर्स ऑफ सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। बेटा यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है। हमने सबसे पहले बताया सिंगल ओनरशिप, फिर हमने बात करा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज की बात हमने करा, उसके बाद हमने बताया सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, फिर हमने बताया लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यहाँ पर लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद एज ऑफ फॉर्मेशन बना। इसको सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है, ईजी फॉर्म में आप इसको बना सकते हो। उसके बाद डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, कस्टमर के साथ इसकी रिलेशनशिप कैसी होती है बेटा, डायरेक्ट होती है, एकदम बिल्कुल डायरेक्ट। तो ये सारे के सारे क्या बेटा फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। फिर हम बात करते हैं कुछ मेरिट्स, आपके एग्जामिनेशन में आते हैं बेटा कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, और उसके बाद करें इसके करने के क्या फायदे हैं, इसको करने के क्या नुकसान है, हमें सब कुछ को पढ़ना होता है। चलिए बेटा तो हम लोग आगे बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। तो यहाँ पर इसके मेरिट क्या है, मेरिट की अगर बात करें बेटा तो एडवांटेजेस भी बोलते हैं, अच्छाई पॉइंट्स होती हैं, अच्छी गुण होती हैं, अच्छी क्वालिटीज़ की हम बात करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझो क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए बेटा एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, बेटा यहाँ पर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना है, मुझे बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, मुझे बिजनेस में क्या पैसे लगाना है ना, क्या प्रॉफिट चार्ज करना है, मुझे किसी और पर्सन से पूछने की जरूरत है ही नहीं। मैं ही ऑनर हूँ, आई एम द ऑनर ऑफ द बिजनेस, आई एम द ऑनर ऑफ द जो भी बिजनेस फॉर्म का नाम है, तो मैं किसी और से क्यों पूछूंगा। तो डिसीजन मेकिंग मेरा क्या होगा, क्विकली हम डिसाइड कर सकते हैं मुझे क्या करना है, एकदम से इमीडिएटली हम डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्विकली डिसीजन मेकिंग होता है बेटा। डायरेक्ट कंट्रोल होती है यहाँ पर अगर हम बात करें। उसके बाद क्या होता है, इजी फॉर्मेशन बना, इसको बनाने के लिए हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत बनाने में इजी होता है। तो ये हमारे लिए क्या मेरिट्स, हमारे लिए क्या है पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये हमारे लिए क्या है पॉजिटिव एस्पेक्ट, हमारे लिए बहुत अच्छा ही पॉइंट्स है। हम इसको एडवांटेजेस भी बोलते हैं बेटा। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है। आप मेरिट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं एडवांटेजेस। अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो एडवांटेजेस कह ले या तो मेरिट्स कह ले, दोनों का मतलब बेटा सेम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके नेचर जो है किसके ऊपर बेस्ड होता है, फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, ठीक है, डायनेमिक नेचर के होते हैं। पर्सनल इंसेंटिव, वर्क हार्ड। बेटा जी एक बात बताइए, आपका काम है, आप जितना काम कहते हैं ना जितना लीटर उतना किलोमीटर, तो जितना मेहनत करेंगे उतना रिवॉर्ड आपको ही मिलेगा। समझ रहे बात को, आपका बिजनेस है, यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस होल्डर, यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, आप बिजनेस के मालिक हैं, और आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उसका रिवॉर्ड आपको ही मिलना है। कम काम करेंगे कम मुनाफा आपको मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से काम करना है। आपका बिजनेस है, किसी की जॉब नहीं कर रहे हैं, किसी की नौकरी नहीं कर रहे, आपका खुद का वेंचर है। अब इसको कितना आगे लेकर के जाना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पर्सनल इंसेंटिव टू वर्क हार्ड। तो ये सारे के सारे बेटे क्या है, फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। चलिए यहाँ तक के पॉइंट्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैं बढ़ सकता हूँ आगे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा लिमिटेशंस की। अगर हम बात करें लिमिटेशंस का मतलब होता है बेटा डीमेरिट पॉइंट की हम बात करते हैं। यहाँ पर लिमिटेशंस की बात करें बेटा तो हम यहाँ पर बात करते हैं लिमिट डिमेरिट्स। डिमेरिट्स, चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पर हमारे लिए डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए बेटा तो सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज। मुझे अगर ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगा बेटा तो हमारे पास नहीं आ पाएगा, हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि बिजनेस के ओनर मैं ही हूँ और हम सोल प्रोप्राइटरशिप में फॉर्म स्टार्ट करा है हमने, तो हमारे पास पैसे की कम हो, यहाँ लिमिटेशन हो सकती है, पैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैं एक्स्ट्रा कितना एफोर्ड करूँगा, मैं 10 लाख रुपए लगा सकता हूँ, 15 लाख लगा सकता हूँ मैक्सिमम। ये मान लो यही पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस होता है तो एक पार्टनर 5 लाख दे रहा है, 4 पार्टनर है तो 4 पंची, अगर मान लो 5 लाख के हिसाब से दे रहे, 4 पार्टनर है 20 लाख होती। बट यहाँ पर वो पैसा निकालना, यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होती है। हम अकेला व्यक्ति कितना काम कर सकते हैं, करे भी तो कितना करे। तो यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होती है बेटा, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। ना तो यहाँ पर कोई एडवाइस देने वाला होता है, ना तो कोई रोकने वाला होता है, ना तो कोई हमें मोटिवेट करने वाला व्यक्ति होते हैं, ना तो हमें कोई समझाने वाला होता है, हम सभी काम खुद ही करते हैं। तो यहाँ पर मैनेजरियल हमारे पास टीम नहीं है। और आपको भी पता है आज के टाइम में
हर व्यक्ति, एक व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता। हर काम करने के लिए सभी व्यक्ति को अलग अलग हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे काम को अगर हम डिवोट कर सकते हैं, यहाँ पर हम काम को डेलीगेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास ना तो टीम है ना हमारे पास लोग हैं, तो सब काम हमें खुद करना पड़ेगा, तो हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैनेजरियल स्किल्स है बहुत ज़्यादा कम होती है, हमारे पास कोई मैनेजमेंट नहीं होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, भाई सब लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होगा ही, क्योंकि सब कुछ तो हमें ही टेकिंग करना है, सब कुछ तो हमें ही लेकर के चलना है। तो यहाँ पर ये चीज़ लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी बहुत कम होती है, रेगुलरिटी बहुत कम होती है। मान लीजिए किसी भी रीजन से उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बीमार हो गए, क्या उनका बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा, उनके सामने समस्या आ जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या बेटा, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पर कंटिन्यूटी भी रुक सकता है, ब्रिज ब्रेक डाउन हो सकती है। तो ये सारे के क्या है पॉइंट्स है बेटा, हम जिसको बात करते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो दीज आर द लिमिटेशंस एंड डिमेरिट्स ऑफ सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इज इट क्लियर? चलिए, उसके बाद अगर बात करें बेटा, हम उसके बाद बात करते हैं HUF। HUF ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं बेटा HUF। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। यहां पर हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर क्या होता है बेटा, यहां पर जो कर्ता होते हैं, जो ओल्ड ऑफ द मेंबर जो होते हैं, वही लोग क्या होता है, कर्ता कहलाते हैं। इसके बारे में हम जानने से पहले हम समझेंगे इसका डेफिनेशन क्या है, या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली। यहां पर वर्ड आपको देखने को मिल रही है कि ज्वाइंट, तो यहां पर हम ज्वाइंट की बात करते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस फॉर्म में भी आप बिजनेस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो यहां पर अ फैमिली ओन्ड बिजनेस गवर्नर्ड बाय द हिंदू लॉ। यहां पर अगर हम बात करें, अ फैमिली ओन्ड बिजनेस गवर्नर्ड बाय हिंदू लॉज वेयर द हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली की अगर बात करें बेटा, वो कर्ता होते हैं। यहां पर हम कर्ता की बात करते हैं, मैनेज द बिजनेस। तो यहां पर सारे बिजनेस को मैनेज करने वाला जो पर्सन होता है, दिस इज कॉल्ड, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, कर्ता बोलते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, अ फैमिली ओन्ड बिजनेस गवर्नर्ड बाय द हिंदू लॉ, इस बिजनेस को कौन चलाता है, कौन से लॉ के अंडर आता है बेटा, हिंदू लॉ के अंदर ये आता है। जहां पर हमें क्या करना पड़ता है, वेयर द हेड ऑफ द फैमिली, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, मैनेज द बिजनेस। ये जो कर्ता जो होते हैं ना बेटा, यहां पर बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो यहां पर के पॉइंट्स आपको क्लियर है। एक्सप्लेनेशन के लिए अगर हम बात करें, ओनली मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन पार्टिसिपेट। यहां पर बेटा एक चीज का रिस्ट्रिक्शन होता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स जो होते हैं कैन पार्टिसिपेट एज अ को पार्टनर। यहां पर को पार्टनर जो बनते हैं बेटा, वो कौन बनते हैं, मेल पर्सन्स होते हैं। तो ये इसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन है, ये डेफिनेशन है कि अगर जब हम बात करते हैं हिंदू ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की अगर हम बात करें, तो ये कहां पर कौन इसको गवर्नेट करता है, कहां पर रजिस्टर्ड होता है बेटा, तो हिंदू लॉ के अंदर होता है। जहां पर अगर इसकी हम अगर बात करें, इस बिजनेस के अंदर जो फैमिली के अंदर जो मेन पर्सन्स जो होते हैं, जो हेड पर्सन्स होते हैं, हम उसको कर्ता बोलते हैं। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे, एमसीक्यूज के सवाल में भी आपको आ सकता है। चलिए, यहां तक के पॉइंट्स आई होप क्लियर होगा बेटा, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, फिर हम उसके बाद बात करते हैं फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक बार हम इसकी फीचर्स अगर समझ लेते हैं तो हमें चीजें और क्लियर ज्यादा हो जाएगा कि फीचर्स क्या होता है इस बिजनेस का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसको फॉर्मेशन करना बहुत ईजी होता है बेटा। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं, मेंबरशिप की बात करते हैं। यहाँ पर मेंबरशिप लिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें कंट्रोल्ड बाई, कर्ता की अथॉरिटी, यहाँ पर किसकी अथॉरिटी होती है, कर्ता की अथॉरिटी होती है। उसके बाद लाइबिलिटी की अगर बात करें, तो कर्ता की अनलिमिटेड होती है, कोपार्सनेट की लिमिटेड होती है। यहाँ पर अगर कर्ता जो होते हैं हेड ऑफ द फैमिली, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी को पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लिमिटेड होती है बेटा। उसके बाद बात करें कंटिन्यूटी, ये बिजनेस कैसे किस फॉर्म में चलती है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये दीज आर द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक बार फिर से उसको हम रिपीट करते हैं। फॉर्मेशन करना हमें होता है, यहाँ पर मेंबरशिप फीस देना होता है, यहाँ पर कंट्रोल्ड बाय कर्ता अथॉरिटी, यहाँ पर किसकी अथॉरिटी होती है, कर्ता की होती है। लाइबिलिटी कर्ता की क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी की अनलिमिटेड होती है, बाकी जो को पार्टनर होते हैं उनकी लिमिटेड होती है। कंटिन्यूटी होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए। तो दीज आर द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। चलिए बेटा, आगे हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यहाँ पर मेरिट्स हम बात करेंगे, क्या मेरिट्स है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का क्या मेरिट्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी।
मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा, तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट मेरिट की बात करें तो हमने अभी अभी आपको बताया है रिसेंटली कि मेरिट्स को हम एडवांटेजेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर है एडवांटेजेस, यहाँ पर अच्छी पॉजिटिव एस्पेक्ट की हम बात करते हैं, क्या फायदा होता है, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, यहाँ पर बिजनेस जो होती है वो रेगुलरिटी फॉर्म में होती है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें एफिशिएंट मैनेजमेंट, यहाँ पर मैनेजमेंट जो होता है एफिशिएंट मोड में चलाया जाता है, कर्ता की डिसीजन मेकिंग होती है, कर्ता जो होते हैं बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस को चलाते हैं, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अच्छी तरीके से होती है। यहाँ पर जो साधन है, जो रिसोर्सेस है, उसका 100% यूटिलाइजेशन हो पाती है बेटा। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर लॉयल्टी बहुत ज़्यादा दिखती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये इसके क्या है बेटा, मेरिट्स पॉइंट है। चलिए अगले स्लाइड में हम बात करेंगे बेटा इसके और भी डिमेरिट्स पॉइंट क्या है, डिमेरिट्स पॉइंट कह लीजिए या यहाँ पर लिमिटेशंस कह लीजिए बेटा, दोनों का मतलब सेम होता है। चलिए हम लोग बात करेंगे डिमेरिट्स क्या है, लिमिटेड रिसोर्स, इसके पास भी साधन की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है। यहाँ पर अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो मैनेजरियल स्किल्स यहाँ पर भी कम होती हैं। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पर झगड़ा होने के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पर युद्ध होने के चांसेस, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है। रीजन बिहाइंड कि यहाँ पर एक पर्सन जो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर जो कर्ता कहलाते हैं, और बाकी जो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, को पार्टनर जो होते हैं यहाँ पर उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा होती हैं। किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में बेटा, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है बेटा। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक बार यहां तक बेटा आप देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप यहां तक के पॉइंट्स आप लोगों का क्लियर होगा, बढ़ सकता हूं मैं आगे। चलिए बेटा जी, अब हम बात करने वाले हैं जो चैप्टर है आपका, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। पार्टनरशिप की अगर बात करें बेटा, तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डेफिनेशन इसका दिया हुआ है। पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहाँ पे है बेटा, दिया हुआ है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहां पर हम बात करते हैं बेटा, मान लीजिए मिस्टर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं। मिस्टर एक्स अगर कोई काम कर रहा है जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, तो उसके लिए मिस्टर वाई भी रिस्पॉन्सिबल होगा, और मिस्टर वाई अगर कोई काम कर रहा है जो बिजनेस को चलाने के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से डील करता हूं, तो उसके लिए मिस्टर एक्स भी लाइबल होगा। तो यहां पर पार्टनरशिप का रिलेशनशिप जो होता है बेटा, हम उसको कहते हैं प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। तो इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है बेटा, प्रिंसिपल एज वेल, क्योंकि प्रिंसिपल वो होते हैं जो अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं, और एज प्रिंसिपल जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसको एजेंट भी फॉलो करेंगे, और एजेंट जो देंगे वो प्रिंसिपल भी करेंगे। तो यहाँ पर रिलेशनशिप कैसा होता है बेटा, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का रिलेशनशिप होता है। यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर बिजनेस का होना जरूरी है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में जब हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन ये कहता है कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन को पूरा करने के लिए 2 या 2 से अधिक लोग होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक पर्संस होना चाहिए। लॉ के अंदर बेटा पर्संस की डेफिनेशन क्लियरली दिया हुआ है कि पर्संस वो व्यक्ति होते हैं, पर्संस की अगर हम बात करें तो वो साउंड माइंड के होने चाहिए, जिसका वो दिमागी रूप से सही होने चाहिए। पर्सन्स वो लोग होते हैं जो साउंड माइंड के होते हैं, जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी उनके अंदर होती है। ऐसे पर्सन जो माइनर नहीं है ऐसा होना चाहिए, मेजर पर्सन्स होना चाहिए, पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं घोषित किया है। इन सभी को हम बोलते हैं बेटा पर्सन्स। तो पर्सन्स के डेफिनेशन में ये सारे लोग आते हैं। पर्सन्स में मेजर पर्सन्स होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए उनकी, ये सारे के सारे पर्सन। तो पर्सन्स की डेफिनेशन हमें क्लियर होना चाहिए। माइनर का एज जो होता है वो 18 साल से कम के लोग होते हैं। माइनर की एज जो होता है, माइनर की अगर हम बात करें तो माइनर की कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता। लॉ ऐसा कहता है कि पार्टनरशिप कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ माइनर, माइनर के साथ आप पार्टनर स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्लियरली ये कहता है कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन होने के लिए पर्संस, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्संस। तो बेटा पर्संस के अंदर माइनर नहीं आता है, माइनर की कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है। लॉ कहता है ये बच्चा है। पार्टनरशिप को अगर आप पार्टनर बना सकते हो तो एग्जिस्टिंग फॉर्म में नहीं बनाओगे आप। स्टार्टिंग जब फॉर्म बिजनेस से अगर पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करोगे उसमें नहीं बनाओ, बट एग्जिस्टिंग फॉर्म में उसको पार्टनर्स एज अ पार्टनर बना सकते हो। और किस चीज के लिए, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। लॉस में वो पार्टिसिपेशन नहीं देगा। लॉ कहता है बच्चा है,
तो लॉ ने उसको माफ किया है बेटा। तो यहां तक के पॉइंट्स आप लोग, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहां पर लिखा है। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप का रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके इसको बात करते हैं। तो पार्टनरशिप की अगर बात करें बेटा, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ये कहता है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहां पर लिखा है बेटा, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है बेटा जी। यहां पर अगर बात करें सेक्शन 4 में लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलिए डेफिनेशन की बात करें तो पार्टनरशिप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके बारे में हमने आपको बताया बेटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम बात करते हैं। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। बेटा जी यहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग होना चाहिए, पर्सन्स होना चाहिए। लॉ ने ये बताया पर्सन्स होने के लिए साउंड माइंड होना पड़ेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और उसके बाद कैसा होना चाहिए, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये लोग जो होते हैं बेटा, इनका कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है, ये पर्सन्स होते हैं। तो यहां पर पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स या पीपल टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन मैंने खुद से भी बता दिया कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन बेटा सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डिफाइन करा गया है, जो ये कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप की रिलेशनशिप की अगर हम बात करें बेटा, तोड़ करके इन चीजों को हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पार्टनरशिप इज गवर्नड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटा पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखा हुआ है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्लियरली कहता है कि पार्टनरशिप होने के लिए सबसे पहले बेटा 2 और मोर पर्सन्स होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक लोग होंगे तभी पार्टनरशिप की स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद क्या होना चाहिए बेटा, बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म में अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का होना जरूरी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की बात करते हैं, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। उसके बाद म्यूचुअल एग्रीमेंट की हम बात करते हैं, म्यूचुअल एजेंसी की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक पार्टनर्स प्रिंसिपल भी है, यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। समझ गए बात को। तो यहाँ पर क्या करना होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का रिलेशनशिप होता है। एक प्रिंसिपल जो है अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है, दूसरे पार्टनर्स भी उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है। सिमिलरली उसके द्वारा बताया गया एक्ट को पूरा भी करते हैं, काम भी करते हैं। तो यहाँ पर दोनों का रिलेशन कैसा होता है, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का होता है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहाँ पे मेंशन है बेटा, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप को होने के लिए 2 या 2 से अधिक लोग होना चाहिए, पीपल होना चाहिए। यहां पर शेयरिंग हम करते हैं प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरी बाय ऑल और एनी एम देम। चाहे पार्टनरशिप के अंदर एक व्यक्ति करे तो उसके लिए भी सभी लायबल होगा। पार्टनरशिप में ये बताया गया, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चाहे एक करे चाहे सभी करे, उसके लिए सभी लोग लायबल होंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग बात करेंगे और क्या क्या पॉइंट्स है इसके अंदर। चलिए बेटा जी, तो हम बात करते हैं सबसे पहले फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं बेटा, फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि पार्टनरशिप के अंदर हमें क्या करना है बेटा जी। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला बेटा क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। यहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट होनी चाहिए। म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंदर हमने आपको बताया कि यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी होती है, जहाँ पर प्रिंसिपल एज वेल एजेंट होती है। यहाँ पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर अगर करता है तो उसके लिए दूसरे पार्टनर लायबल होंगे। बस ये बात का ध्यान रखना कि जो काम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कोई पर्सनल काम के लिए बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं होगा बेटा। बाकी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए सारे पार्टनर लायबल होंगे। तो म्यूचुअल एजेंसी और म्यूचुअल एग्रीमेंट की हमें यहाँ पर बात करते हैं। उसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। बेटा जी यहाँ पर कहते हैं पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग
प्रॉफिट की शेयरिंग और लॉसेज जो हम करते हैं बेटा, ये प्राइमा फेशी एविडेंस होता है कि बिजनेस के पार्टनरशिप फॉर्म में जो बिजनेस करते हैं यहाँ पर शेयरिंग हम करते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा, तभी तो हम पार्टनरशिप को समझ पाएंगे। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप भी अभी देखा है, वहाँ पर एक व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर लाइबिलिटी बेटा जी यहाँ पर अनलिमिटेड होती है और जॉइंट ओनरशिप होती है, यहाँ पर ओनरशिप जॉइंट होती है। यहाँ पर अगर बात करें बेटा पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस में, तो यहाँ पर अगर एक भी पार्टनर अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर अपनी कंसेंट दिखाया कि मुझे यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करना, आगे नहीं चलाना है, या कोई पार्टनर अगर मान लीजिए रिटायर हो रहा है फॉर्म से, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ तक क्या आई होप आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो चुका होगा बेटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होता है, पार्टनर्स के प्रकार होते हैं, पार्टनर्स के भी प्रकार होती हैं। सबसे पहले बेटा जी हम बात करेंगे एक्टिव पार्टनर कौन होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं, माइनर एज अ पार्टनर भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें वन बाय वन करके हम लोग बात करेंगे बेटा। सबसे पहले बात करेंगे एक्टिव पार्टनर, वो पार्टनर होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म इन द बिजनेस। तो यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट, एक्टिव मोड में होते हैं, बिजनेस से उनका बहुत ज़्यादा लेन देन होता है और लोग भी पब्लिक भी उनको ही जानते हैं। इन केस अगर मान लीजिए वो रिटायर होना चाहता है फॉर्म से, तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि आज से मैं इस फॉर्म का पार्टनर नहीं रहा। बिना लोगों को बताए, बिना पब्लिक को बताए अगर वो फॉर्म को छोड़ रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई भी फॉर्म के साथ डीलिंग होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी लाइबिलिटी छोड़ने के बाद भी रहेगा। तो इसलिए अगर पब्लिक अगर एक्टिवली पार्टनरशिप, अगर पार्टनर्स जो है अगर पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ता है, रिटायर करता है, तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। अगर नहीं देता है डेट केसेस उसको उसकी लाइबिलिटी ऐसी रहेगी। स्लीपिंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है बेटा, स्लीपिंग पार्टनर को हम डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं बेटा जी। ये सोने के लिए होता है, इसका बिजनेस के पार्टिसिपेशन में कोई एक्टिवली पार्टिसिपेशन होती नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता, सो रहा होता, मजे ले रहा होता है। ऐसे पार्टनर का होना ना होना कोई काम नहीं होता है। तो ये एक्टिवली पार्टिसिपेट, एक्टिव पार्टनर्स के जस्ट अपोजिट कर दे जो नॉट एक्टिव पार्टनर, जो सो रहा है। ऐसे पार्टनर्स को हम डोरमेंट पार्टनर्स भी कहते हैं। नॉमिनल पार्टनर्स का मतलब जो होता है एक ऐसा पार्टनर्स जो बिजनेस में नाम अपना दिए होते हैं, जिसकी ब्रांड होती है, जिसकी गुडविल होती है। उसके बाद हम बात करेंगे माइनर एज अ पार्टनर। माइनर को भी हम पार्टनर बना सकते हैं बेटा, बट पार्टनरशिप कैन नॉट स्टार्टेड विथ माइनर, क्योंकि पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहता है कि पार्टनरशिप होने के लिए दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स होना चाहिए, टू और मोर पर्सन्स के अंदर माइनर नहीं आता। तो पार्टनरशिप फॉर्म की स्टार्टिंग में ये नहीं आएगा, बट एग्जिस्टिंग फॉर्म में इसको बना सकते हैं एज अ पार्टनर। किस चीज के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, लॉस में ये पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। चलिए बेटा आई होप यहाँ तक के पॉइंट्स आप लोगों का क्लियर हो चुका है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे मैरिट्स क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म के। तो मैरिट्स की अगर बात करें, एक बार इस स्लाइड को आप लोग देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए जी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म के मेरिट्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा इजी फॉर्मेशन। पार्टनरशिप को बनाने के लिए इजीली हम बना सकते हैं यहाँ पर पार्टनरशिप। यहाँ पर उसके बाद हम बात करें कंबाइंड मैनेजरियल स्किल्स। यहाँ पर जो मैनेजरियल स्किल्स होता है हम उसको कंबाइंड फॉर्म में कर सकते हैं। उसके बाद बैलेंस डिसीजन मेकिंग की हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्या होता है, बैलेंस्ड होती है। उसके बाद शेयरिंग ऑफ रिस्क, यहाँ पर रिस्क को हम शेयर करते हैं बिटवीन द पार्टनर्स। यहाँ पर लोगों के साथ, पर्सन्स के साथ हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, इजी फॉर्मेशन, हम इजीली इसको बना सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें बेटा तो कंबाइंड मैनेजरियल स्किल्स की हम बात करते हैं। उसके बाद बैलेंस डिसीजन मेकिंग की हम बात करते हैं। उसके बाद हम क्या बात करते हैं बेटा, शेयरिंग ऑफ रिस्क की हम बात करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चलिए बेटा जी हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है बेटा। लिमिटेशंस को आप डिमेरिट्स पॉइंट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पर लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होती है, बिल्कुल राइट है, नो डाउट। यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसके बाद लैक ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। यहाँ पर रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, भाई साहब यहाँ पर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग हैं, जहाँ पर चार बर्तन होती है वहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर उधर तो हो ही जाता है। तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें तो बहुत ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है बेटा। फिर लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ पर हम बेटा जी हम इसकी लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकती हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हम उसके बाद बात करते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप एक होता है एग्रीमेंट होता है और एक होता है डीड होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करें अगर हम, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप ओरल भी कर सकते हो और आप
रिटर्न में भी कर सकते हैं बेटा जी। ओरल में जो करते हैं हम उसको एग्रीमेंट बोलते हैं, और जो रिटर्न में करते हैं हम उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी कंडीशंस लिखी होती है, सारे कुछ लिखित में होता है बेटा। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप डीड की अगर हम बात करें बेटा, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अ लीगल डॉक्यूमेंट। बेटा जी ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है दैट आउटलाइंस या दैट कंटेन्स राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर लिखा होता है किसका, कौन पार्टनर का क्या राइट्स होगा, किसकी क्या लाइबिलिटीज होगा, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। चलिए अगेन इसको पढ़ते हैं। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस that contains the rights and responsibility of partnership in a partnership form. This is called partnership deed. उसके बाद explanation अगर हम बात करें बेटा जी, यहाँ पर तो हमें क्या करना होता है, includes details such as a capital contributions। कौन पार्टनर कितना कैपिटल लेकर के आया है बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, उसके बारे में सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR के बारे में लिखा होता है बेटा। ये सारी चीजें लिखित में होती हैं, कोई तरह की यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस नहीं होगा, सब कुछ लिखित में होता है। किसका क्या है, कौन क्या शेयर कर रहा है, यहाँ पर सब कुछ मेंशन होता है बेटा जी, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या है, पार्टनरशिप डीड। क्या आप, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पार्टनरशिप इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर ये लिखा होता है राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप डीड या पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप में। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं उनके बारे में सारी चीजें लिखी होती है। चलिए बेटा उसके बाद हम आगे बात करते हैं आज की क्लासेस को अगर हम रिकैप करें, आज के क्लासेस में हमने आपको क्या कराया। तो सबसे पहले हमने बात करा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बेटा जी हमने सबसे पहले आपको ये कराया कि बिजनेस करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या मोड हो सकते हैं। उसके अंदर मैंने सबसे पहले बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में आपको बिजनेस करना है। उसके बाद हमने बताया ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फॉर्म में आपको बिजनेस करना है। उसके बाद हमने पार्टनरशिप के बारे में बताया, पार्टनरशिप फॉर्म में आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स को मनोवन करके हम लोगों ने डिस्कस करा। आइए यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम आप एक एक करके इन चीज़ों को हम रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 1% कंट्रोल, यहाँ पर 1% की कंट्रोल होती है, यहाँ पर एक ही ऑनर होते हैं। यहाँ पर इजी टू स्टार्ट, इसको स्टार्ट करना बहुत इजीली आप कर सकते हो। उसके बाद लाइबिलिटी यहाँ पर क्या होता है बेटा, अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पर ये क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। यहाँ पर जो भी रिस्क और रिवार्ड होती है उनका खुद का ही होता है, जो भी लॉसेस होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको उसे ही डील करना होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो 1% कंट्रोल होती है बेटा, इजी टू स्टार्ट, यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उनकी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लेड बाई करता, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलाने वाला जो ओनर होता है, हम हेड ऑफ द फैमिली होता है, दिस इज कॉल्ड करता, वो इसके करता होते हैं, फैमिली ओन्ड होते हैं। यहाँ पर हम लिमिटेड को पार्टनर की लाइबिलिटी, बेटा जी यहाँ पर जो करता होते हैं उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जो को पार्टनर होते हैं बेटा उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने बताया कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से अधिक लोग होते, पीपल होते, शेयर और प्रॉफिट करते हैं बेटा। यहाँ पर लॉसेस भी हम शेयर करते हैं एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या क्या होता है बेटा, अनलिमिटेड होती है। उसके बाद हमने बात करा सोलो प्रोप्राइटरशिप के क्या फीचर्स है, उसके बारे में हम लोगों ने बात करा। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है बेटा, बिजनेस के अंदर 100% कंट्रोल होती है, बिजनेस उसका ही है तो कंट्रोल भी वही करते हैं, मैनेज भी वही करते हैं। लिमिटेड कैपिटल, बहुत ज़्यादा कैपिटल कम होती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति कितना कैपिटल लगाएगा, कहाँ कहाँ से लाएगा, तो अकेला व्यक्ति की लिमिटेशंस होती हैं। तो यहाँ कैपिटल बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है बेटा। पर्सनल रिस्क होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि 5 लाख रुपए लगाया, डूब जाए, उसके अगर डूब जाए पैसे रिटर्न्स ना आए बिजनेस, क्योंकि चांसेस विल बी हाई कि बिजनेस में आपको लॉस भी हो जाए। तो अगर 5 लाख रुपए लगा करके सोलो प्रोप्राइटरशिप में आपने बिजनेस करा और सारा का सारा पैसा अगर डूब गया, मार्केट में से अगर नहीं रिटर्न आ पाया, तो बहुत बड़ा रिस्क है। अगली बार क्या पता आपको बिजनेस करने का मन भी ना करे, या अगर करने के लिए भी सोचे तो घर वाले कहें कि बेटा तूने पहले भी किया था, 5 लाख डुबा दिया था, तो अब तो तुझे करना ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी मोटिवेशन लेवल भी डाउन हो जाती है। यहाँ तक के पॉइंट्स आई होप क्लियर है बेटा जी। उसके बाद हम बात करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फीचर्स क्या है इसके अंदर। फैमिली मैनेजमेंट लॉयलिटी होती है बेटा जी यहाँ पर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर। यहाँ पर लिमिटेड इनोवेशन, यहाँ पर इनोवेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या होते हैं,
यहाँ पर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जो हेड ऑफ द मेंबर जो होते हैं वो करता होते हैं, यहाँ पर लॉयल्टी बहुत कम होती है, इनोवेशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप के टाइप के बारे में हमने बात करा, एक हमने बात करा एक्टिव पार्टनर कौन होते हैं, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं बिजनेस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, जिसको लोग जानते हैं। कल को अगर पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर होना चाहेगा या चाहेंगे वो, तो क्या करना पड़ेगा, उनको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में लोग उनको ही जानते हैं। एक्टिव पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस से, बिजनेस में बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं ये लोग। बट स्लीपिंग पार्टनर जस्ट इसके अपोजिट होते हैं बेटा। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस में, ये डोरमेंट पार्टनर भी हम इसको बोलते हैं, सो रहा होता है, सोने के लिए आया कल ये पार्टनर, क्या इसका काम है। नॉमिनल पार्टनर्स, नाम मात्र के पार्टनर्स होते हैं, कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अपने नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें माइनर एज ए पार्टनर, बेटा जी माइनर एज ए पार्टनर हम पार्टनर तो बना तो सकते हैं, लेकिन कंडीशंस ये होते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्लियरली कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। बेटा पर्सन्स की बात करते हैं, पर्सन्स में माइनर नहीं आता है। माइनर की एज 18 साल से कम होती है, इनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है। लॉ कहता है कि इसको पार्टनरशिप की स्टार्टिंग में आप नहीं इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट एग्जिस्टिंग फॉर्म में इसको एज अ पार्टनर बना सकते हो। किस चीज़ के लिए कंडीशन है बेटा, प्रॉफिट के लिए, तो ये प्रॉफिट के लिए आता है। तो आज की क्लासेस के अंदर बेटा हम लोगों ने सम अप करके यहाँ तक मैंने कराया, बाकी अगले लेक्चर के अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ तक आप लोग पढ़ाई कीजिए बेटा, यहाँ तक आप लोग रिवाइज कीजिए। कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपका कमेंट्स है, कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट जो भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको क्लास कैसा लगा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें बेटा। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।